हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश पेडागोजी की कंप्लीट रिवीजन वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि हमें पता है कि सीटेट की परीक्षा काफ़ी पास आ गई है, तो ये रिवीजन वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इस वीडियो को पूरे देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा मैंने पर्यावरण अध्ययन की भी कंप्लीट मास्टर रिवीजन सीरीज़ आप लोगों के साथ अपलोड की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अब चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का फर्स्ट यूनिट से रिवीजन शुरू करेंगे, जो कि है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा अर्जन एवं अधिगम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक तरीके से मीडियम का काम करती है, माध्यम का काम करती है, जिसकी मदद से हम अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग और अपने मैसेजेस किसी और के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एंड मैसेजेस। अब आगे यहाँ नेक्स्ट पैरा में बता रखा है कि हर भाषा ने कुछ सिंबल यहाँ पे चूज कर लिए हैं, जिनकी मदद से वो अल्फाबेट को कंबाइन करके यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड बना पाते हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण देखें, एग्जाम्पल है FAN, आपका बन जाएगा फैन। तो देखिए ये जो मैंने लेटर्स यहाँ पे लिए हैं, इनका एक मीनिंगफुल सेंस यहाँ पे तैयार हो रहा है। अगर मैं इनके लेटर्स को आगे पीछे कर दूं, जैसे कि ANF, तो देखिए यहाँ पे लेटर्स तो अरेंज है, बट इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है? लेटर्स को ऐसे अरेंज करना है कि वो मीनिंगफुल सेंस हम लोगों को दे, और लैंग्वेज की मदद से हम अपनी फीलिंग, थॉट को किसी और के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज को हम कितने तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। अगर हमें लैंग्वेज को एक्वायर करना है, किसी भाषा को सीखना है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला होता है लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन, और दूसरा तरीका होता है लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम। हम दोनों तरीके से किसी नई लैंग्वेज को सीख पाते हैं। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन करना, या फिर आप कह लीजिए भाषा अर्जित करना, किसको कहते हैं। ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर बच्चा क्या करता है? अपनी किसी नेटिव लैंग्वेज को लर्न करता है, यानी कि अपनी मदर टंग को लर्न करता है बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस से, यानी कि वो इनफॉर्मल तरीके से इस भाषा को सीख रहा होता है। इसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पे बता रखा है, दे ऑब्जर्व अदर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड दे गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू यूज दैट वर्ड। यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से यहाँ पे बच्चा दूसरों को देख के वो समझ जाता है कि इन शब्दों को किस तरीके से प्रयोग करना है, और वो धीरे धीरे उन शब्दों को उसी तरीके से यूज करने लग जाता है। अभी हमने डिस्कस किया लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। अब देखिए इसके कुछ मेन पॉइंट भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस माना जाता है, यानी कि इसमें हम इनफॉर्मल तरीके से किसी भाषा को सीख रहे होते हैं, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके। अगला है डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल। अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन की बात करें, तो इसमें हम रूल को यूज नहीं करते। अगला पॉइंट है फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा बल देते हैं, हम करके सीखने पे बल देते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चा दूसरों को ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने में कहीं ना कहीं जब तक बच्चा एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक उस भाषा को नहीं सीख पाता। अगला है इनफॉर्मल सिचुएशन। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो भाषा अर्जन है, इसमें बच्चा इनफॉर्मल तरीके से यानी कि अपने आसपास के लोगों से चीज़ें सीखता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे इनफॉर्मल सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है। अगला है यहाँ पे हम लोगों को मेन रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? हम लोगों को बच्चों को कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट बच्चे को देना है, एक ऐसा वातावरण बच्चे को देना है जहाँ पे बच्चा वार्तालाप कर सके, कम्युनिकेट कर सके। अगला है सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बच्चा यहाँ पे सबकॉन्शियसली यानी कि अचेतन तरीके से किसी नई चीज का अर्जन करता है, यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर करता है।
अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे मार्क हैं। बट एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक बार फटाफट इन क्वेश्चंस पे नजर डाल देते हैं। द एक्वायर सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज, जब हम भाषा को अर्जित करते हैं या फिर आप कह लीजिए भाषा का अर्जन करते हैं, तो वे क्या है। चार ऑप्शन कुछ इस तरीके से। पहला ऑप्शन है फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट। अभी हमने एक्विजिशन के मेन पॉइंट में डिस्कस किया था, ये इनफॉर्मल स्किल मानी जाती है, ना कि फॉर्मल। जो हमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है उसमें बोल रखा है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, यानी कि अगर आप कुछ इनपुट दोगे तो कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। ये कुछ इस तरीके का प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे आप इनफॉर्मल तरीके से चीजें लर्न कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है सेल्फ मॉनिटरिंग लर्निंग, यानी कि बच्चा खुद को मॉनिटर कर सकता है। यहाँ पे बच्चा दूसरों को ऑब्जर्व करके सीख रहा है, ना कि खुद को मॉनिटर करके, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। ये जो सेकेंड ऑप्शन दे रखा है इसमें बोल रखा है सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चा अचेतन तरीके से किसी भाषा का अर्जन करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट डैश कैन एनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। हम इनमें से क्या बच्चे को प्रोवाइड करें कि बच्चा कोई सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। पहला ऑप्शन है हमें बच्चों को फीडबैक देते रहना चाहिए जब वो बात करें। अगला है इनफॉर्मल इंटरव्यू हमें कंडक्ट करना है, यानी कि अनौपचारिक तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम लोगों को असाइनमेंट देने ताकि बच्चा स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को डेवलप कर पाए। या फिर लास्ट ऑप्शन है हम लोगों को बच्चों को अवसर देना है ताकि वे अपने ओपिनियन, जो अपने विचार हैं, उनको सबके सामने रख सकें। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो लास्ट ऑप्शन है, यानी कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि बच्चा अपने ओपिनियन को किसी और के सामने एक्सप्रेस कर सके, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा अधिगम। ये जो लैंग्वेज लर्निंग है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लर्नर क्या करता है, कुछ रूल के माध्यम से ग्रामर और वोकैबुलरी को डेवलप करता है, यानी कि व्याकरण और शब्दकोश को सीखता है रूल के माध्यम से। और इस प्रोसेस के माध्यम से हम किसी सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं, किसी सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रखा है जिसमें यहाँ पे बता रखा है कि इसके माध्यम से हम किसी सेकेंड भाषा को सीखते हैं, किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन पॉइंट जो कि लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम पे बेस्ड है। पहला पॉइंट हमें क्लियर कर रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी बच्चा यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल और वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश को इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ इन्हें लर्न भी करता है। अगला पॉइंट है, बहुत सारे लोग सेकेंड लैंग्वेज को सक्सेसफुली लर्न कर लेते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि हर कोई सेकेंड लैंग्वेज को यहाँ पे लर्न कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड कॉन्शियस एफर्ट, यानी कि यहाँ पे चेतन मन से बच्चे को किसी चीज के बारे में सीखने के लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और इसके अलावा जैसे अभी हमने लैंग्वेज एक्विजिशन डिस्कस किया था, वो था इनफॉर्मल स्किल जिसे इनफॉर्मल सिचुएशन में कंडक्ट कराया जाता है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग क्या एक तरीके से फॉर्मल स्किल है जो कि फॉर्मल सिचुएशन में कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि औपचारिक तरीके से इसे पढ़ाया जाता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि लैंग्वेज लर्निंग पे बेस है। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव इफ व्हाट स्टूडेंट लर्न। यहाँ पे ये पूछा गया है कि लैंग्वेज लर्निंग कब बेटर तरीके से अचीव कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है बच्चे को यहाँ पे फंक्शन समझाया जा सके जो टर्म उन्हें पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ उनको उनकी लाइफ की वैल्यू के साथ कनेक्ट करें। या फिर अगला ऑप्शन है बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जो कि क्लासरूम का कंट्रोल एनवायरनमेंट हो और ये कंट्रोल टीचर के हाथ में हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम लोगों को लैंग्वेज को इस तरीके से सिखानी है कि बच्चे को वो उनकी मदर टंग से काफी क्लोज लगे, या बच्चे को लैंग्वेज इस तरीके से सिखानी है कि बच्चे के कॉलेज में एडमिशन के चांस बढ़ सके। तो देखिए आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। हमें लैंग्वेज को इस तरीके से लर्न कराना है कि बच्चा लैंग्वेज के फंक्शन को समझे और साथ ही साथ अपने लाइफ की वैल्यू के साथ इसे जोड़ना समझ जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा यूनिट जो कि है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज
लर्निंग, जिसमें हम लैंग्वेज लर्निंग के कुछ सिद्धांतों को जरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से बच्चा अपने आइडियाज़, अपने थॉट, अपनी फीलिंग किसी और के सामने एक्सप्रेस कर पाता है। और लैंग्वेज लर्निंग के क्या एम है, हमें लैंग्वेज क्यों लर्न कराना चाहिए, ये जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहला एम हमारे सामने है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर लैंग्वेज। अगर हम किसी भाषा को बच्चे को टीच करते हैं तो इससे बच्चे के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि बच्चा किसी स्पीकर की लैंग्वेज को समझ पाए। अगला है एबिलिटी टू रीड अलॉन्ग विथ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर बच्चा कोई भी चीज़ रीड कर रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बच्चे को साथ ही साथ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल। अगर हम किसी नई चीज़ सिखाते हैं, कोई नई चीज़ बच्चे को आती है तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर क्रिएटिव स्किल भी डेवलप होती रहती है। लास्ट पॉइंट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। अगर हम किसी नए भाषा को बच्चे को सिखा रहे हैं तो उससे बच्चे के अंदर उस भाषा के साइंटिफिक एस्पेक्ट भी डेवलप होते हैं। अब चलिए जरा डिस्कस करते हैं कुछ सिद्धांत जो कि लैंग्वेज टीचिंग पे बेस्ड हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम प्रैक्टिस एंड ड्रिल के नाम से भी जानते हैं। बीएफ स्किनर का ये मानना था, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनका ये मानना था कि अगर हमें कोई नई चीज़ बच्चे को सिखानी है तो बच्चे को हमें बार बार प्रैक्टिस कराना है और बच्चे को ड्रिल कराना है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज टीचिंग का, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि एक बार आप बच्चे को समझा दो और बच्चे को आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक बच्चा बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस और ड्रिल ना करे तब तक बच्चा उस चीज़ में मास्टरी नहीं पाता। एनी लैंग्वेज इफ इट इज कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड गेट्स इम्प्रिंटेड इन चाइल्ड माइंड। यहाँ पे बता रखा है कि कोई भी भाषा अगर हम कंटिन्यूसली रिपीट करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में वो चीज़ छप जाती है। अब चलिए अगला सिद्धांत डिस्कस करते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर लर्निंग, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण की यहाँ पे बात की गई है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट इस चीज़ के लगाने हैं कि बच्चे को हम चाइल्ड सेंटर लर्निंग कराएं। इससे बच्चा केंद्रित होता है और कहीं ना कहीं बच्चे को अवसर प्रदान कर सकते हैं हम कि बच्चा उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सीखे और यहाँ पे बच्चा इंटरेस्टेड भी फील करता है और मोटिवेट भी होता है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू अ लैंग्वेज। देखिए, अगर हमें कोई भी भाषा सिखानी है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बच्चे को करवाना है, तो हमें उस भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एक्सपोजर देना है। एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण बच्चे के लिए तैयार करना है कि बच्चा उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे और साथ ही साथ हमें बच्चे को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि बच्चा लिसनिंग स्किल भी डेवलप कर पाए और साथ ही साथ बच्चा स्पीकिंग स्किल भी जनरेट करे। क्योंकि किसी भी भाषा को अगर आप अच्छा तभी बोल पाओगे जब आप एक अच्छे लिसनर होंगे। तो एक अच्छे लिसनर और एक अच्छे स्पीकर बनाने के लिए हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने हैं और इसके लिए हमें क्या करना है, एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ पे बच्चा खुल के उस चीज़ को यूज़ कर पाए। अब चलिए अगले सिद्धांत को जरा डिस्कस करते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अगर हम यहाँ पे बच्चे को अवसर भी प्रदान कर रहे हैं पर बच्चा कहीं ना कहीं अगर मोटिवेट ना हो और बच्चे को इंटरेस्ट ना हो उस भाषा को सीखने के लिए तो आपको भी वो लैंग्वेज टीच करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। तो हमें टाइम टू टाइम बच्चे को मोटिवेट करना है और बच्चे को इस तरीके से तैयार करना है कि बच्चा खुद आगे बढ़ के उस लैंग्वेज को सीखना चाहे। और एक तरीके से लैंग्वेज रिसोर्स और टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करना है, कहीं ना कहीं अलग अलग टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है जिससे बच्चा इंटरेक्ट कर पाए और बच्चा यहाँ पे इंटरेस्टेड फील करे। अगला सिद्धांत जरा डिस्कस करते हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। हमें ओरल अप्रोच का सहारा इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जो स्पीच होती है वो कहीं ना कहीं लर्नर को मोटिवेट करती है। अगर आप किसी लैंग्वेज में स्पीच दे पा रहे हो, बोल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको खुद अंदर से लगेगा कि वो लैंग्वेज आपको आती है। देखिए, हम लोग किसी लैंग्वेज को रीड कर पाते हैं, हम राइटिंग स्किल भी डेवलप कर पाते हैं, हम लोग लिसनिंग स्किल यानी कि किसी को अच्छी तरीके से सुन भी पाते हैं। बट जो स्किल हम लोगों की सबसे ज़्यादा हमें अंडररेटेड रखती है, जो स्किल सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो है स्पीकिंग स्किल। यानी कि किसी नई भाषा में हम वार्तालाप नहीं कर पाते, हम स्पीच नहीं दे पाते। तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि बच्चा स्पीकिंग स्किल को ओरल अप्रोच के माध्यम से
सीख पाए और जल्दी से उस लैंग्वेज में कमांड कर पाए, क्योंकि ये जो स्पीकिंग स्किल होती है ये एक तरीके से शॉर्टेस्ट वे होती है जिसकी मदद से हम रीडिंग और राइटिंग किसी भी लैंग्वेज में सीख पाते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं कुछ और सिद्धांत। अगला प्रिंसिपल हमारे सामने है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को आदत डलवानी होगी कि बच्चा किसी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सुन पाए, और साथ ही साथ रीडिंग स्किल भी हम लोगों को जनरेट करनी होगी। अगर बच्चा किसी लैंग्वेज को कंटिन्यूसली पैराग्राफ या फिर आप कह लीजिए कोई स्टोरी या कोई पोएम अगर वो रीड करता है तो इससे बच्चे का इंटरेस्ट अपने आप बढ़ता है। हमें साथ ही साथ राइटिंग स्किल भी बच्चे की जनरेट करनी है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा उस भाषा को यूज करते हुए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करे, और इन सभी चीजों की हम लोगों को बच्चों में हैबिट डलवानी है। अगला प्रिंसिपल है कोरिलेशन विथ लाइफ। हम लोगों को ऐसी टीचिंग करनी है, ऐसे सब्जेक्ट मैटर का इस्तेमाल करना है जिससे बच्चे को हम जब लैंग्वेज को टीच करें तो हम उसे उनकी लाइफ से कोरिलेट कर पाए, क्योंकि अगर बच्चा अपनी लाइफ से उसे लिंक कर पाएगा तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी समझ पाएगा। और इसके लिए हम लोगों को अलग अलग ऑडियो विजुअल एड्स का सहारा लेना चाहिए जिससे क्लास इंटरेक्टिव भी बने और साथ ही साथ बच्चा उन्हें आसानी से रिलेट भी कर पाए। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हर बच्चा यूनिक होता है और हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि हर बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस है, उनका जो मेंटल प्रोसेस है किसी भाषा को सीखने का या फिर किसी कंटेंट को सीखने का, वो सबका अलग अलग होता है। सबकी कैपेबिलिटी, सबकी पर्सनालिटी और सबका बैकग्राउंड अलग है, तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को भी ध्यान रखना है अपनी कक्षा के अंदर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पे बेस्ड है। जैसा कि मैंने बोला कि इन क्वेश्चंस को मैंने पहले ही डिस्कस किया था, तो यहाँ पे पहले से मार्क है, पर एक बार डिस्कस कर लें। अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज कैरेक्टराइज बाय, एक बाल केंद्रित कक्षा जो होगी उसके कैरेक्टर क्या होंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है वेरी पैसिव टीचर, यानी कि टीचर यहाँ पे पैसिव हो और जो लर्नर है वो एक्टिव हो। ऐसा नहीं होता कि टीचर को हम बिल्कुल पैसिव बना दें। नेक्स्ट है अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज फॉर द लर्नर, यानी कि बच्चों के लिए अलग अलग लर्निंग एक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता हो। या फिर हम लोग नेक्स्ट कहेंगे चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लास, यानी कि चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का मतलब ये है कि बच्चे को सेंटर में बिठा दो। या फिर चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन अंडर सुपरविजन ऑफ द टीचर, यानी कि बच्चे दूसरे बच्चों को समझा रहे हैं टीचर की सुपरविजन में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, जिसमें हम लर्नर के लिए अलग अलग एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। वैरायटी ऑफ टीचिंग स्किल या फिर वैरायटी ऑफ टीचिंग एक्टिविटी यूज की जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, लैंग्वेज इज अ टूल, बिकॉज लैंग्वेज एक तरीके से टूल है क्योंकि ये कम्युनिकेशन के लिए, वार्तालाप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा, इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस राइटिंग अप्रोच कुड बी डिस्क्राइब्ड एज, जो हमारी प्रोसेस राइटिंग अप्रोच होती है इसे हम बॉटम अप अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। प्रोसेस राइटिंग अप्रोच के अंदर ये किया जाता है कि हम बेसिक से एडवांस तक बच्चे को राइटिंग स्किल एडवांस तरीके से सिखाते हैं। सबसे पहले कंट्रोल्ड राइटिंग, फिर गाइडेड राइटिंग, और कहीं ना कहीं फिर बच्चा फ्री राइटिंग और एडवांस राइटिंग यहाँ पे सीख पाता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये बॉटम अप अप्रोच है। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं जो कि है लैंग्वेज स्किल, यानी कि भाषा कौशल। अगर हम किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं तो टोटल 4 अलग अलग स्किल को हमें इंटीग्रेटेड तरीके से बच्चे को सिखानी चाहिए, जिसमें पहली स्किल होती है लिसनिंग, यानी कि बच्चे को लिसनिंग हैबिट हमें डलवानी है। उसके बाद स्पीकिंग, देन रीडिंग, और लास्ट में बच्चे की मोटर स्किल डेवलप होती है, तो लास्ट में बच्चा यहाँ पे राइटिंग स्किल पे पकड़ बना पाता है। अगर हमें किसी भी भाषा को सिखानी है तो हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि बच्चा इन चारों स्किल को साथ में यूज करे। अब यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि अगर हम प्रॉपर ऑर्डर देखें किसी भी भाषा को सीखने का, ऑर्डर है वो यही है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसीलिए हम इसे LSRW के नाम से भी जानते हैं।
आगे यहाँ पे बता रखा है, अगर बच्चा कभी भी फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है तो हम पॉसिबली ये देखते हैं कि बच्चा सबसे पहले लोगों को सुनता है, उसके बाद कुछ शब्दों को यहाँ पे बोलता है, यानी कि स्पीकिंग स्किल जनरेट होती है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो फॉर्मल तरीके से रीडिंग यहाँ पे सीखता है और लास्ट में यहाँ पे राइटिंग स्किल डेवलप होती है। तो अगर हम करेक्ट सीक्वेंस देखें तो ये होगा LSRW स्किल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बता रखा है, दीज स्किल आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। दो टाइप में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है रिसेप्टिव यानी कि रिप्रोडक्टिव स्किल, जिसे हम पासिव स्किल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है कि लिसनिंग और रीडिंग जो है ये रिसेप्टिव स्किल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा बस यहाँ पे चीज़ों को रिसीव कर रहा है, बच्चा यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बना रहा, बच्चा लोगों को सुन रहा है, बच्चा कोई कंटेंट को बस रीड कर रहा है, यानी कि बच्चा यहाँ पे बस रिसीव कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो लर्नर होता है वो पैसिव होता है, बस बच्चा दूसरों की बातों को ग्रहण करता है। और दूसरा टाइप हम लोगों के सामने है, दूसरा टाइप है प्रोडक्टिव स्किल यानी कि क्रिएटिव स्किल। इसमें बच्चा कुछ नई चीज क्रिएट कर सकता है और यहाँ पे लर्नर क्या होता है, एक्टिव होता है, इसीलिए हम इसे एक्टिव स्किल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आ जाता है स्पीकिंग और राइटिंग। जब आप कोई चीज बोल रहे हो तब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितना क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं यही सेम बात राइटिंग स्किल पे भी लागू होती है कि जब हम लिख रहे हैं तो हमारी कलम में जान होती है, ये चीज़ बोली जाती है, क्योंकि आप लोगों की इफेक्टिवनेस, आप क्रिएटिवनेस यहाँ पे शो कर सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो लर्नर होता है वो एक्टिव होता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे सामने है। लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट टॉट इन, लैंग्वेज स्किल को हम बेस्ट तरीके से कब पढ़ा सकते हैं, जब हम इन स्किल को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाएं, यानी कि हम एक स्किल को एक समय में इस्तेमाल नहीं करेंगे और साथ ही साथ लैंग्वेज स्किल कोई चैलेंज तो है नहीं और हम असाइनमेंट और टेस्ट दे के इसको हम डेवलप नहीं कर सकते। हम लैंग्वेज स्किल को, भाषा कौशल को अच्छी तरीके से तब पढ़ा सकते हैं जब हम इन चारों स्किल LSRW को हम इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाएं। इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को। यहाँ पे पहले पॉइंट में बता रखा है, लिसनिंग क्या है, पहली लैंग्वेज स्किल है जो बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज में एक्वायर करता है, यानी कि मदर टंग में एक्वायर करता है। और लिसनिंग स्किल को बढ़िया करने के लिए हम लोगों को आदत डलवानी है कि बच्चा लिसनिंग हैबिट यहाँ पे जनरेट करे। इसके अलावा ये क्या है, ये एक रिसेप्टिव स्किल है जिसमें बच्चा यहाँ पे पैसिव होता है और बच्चा अपने कानों के माध्यम से किसी शब्दों को सुनता है और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंड करता है, उनको एक्सप्लेन करता है, इलैबोरेट करता है अपने ब्रेन के माध्यम से। तो इस तरीके से बच्चा लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकता है। आगे यहाँ पे बता रखा है स्पीकिंग स्किल के बारे में। जो स्पीकिंग स्किल है ये सेकेंड लैंग्वेज स्किल मानी जाती है, जो कि प्रोडक्टिव स्किल कही जाती है। प्रोडक्टिव या फिर इसे एक्टिव स्किल बोल सकते हो। इसके अंदर बच्चा एक्टिव होता है क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बच्चा अपने वोकल ट्रैक की मदद से कोई चीज़ यहाँ पे बोल सकता है और लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए बच्चा इस्तेमाल कर सकता है, वार्तालाप के लिए एक तरीके से प्रयोग कर सकता है जिसकी मदद से बच्चा अपने आइडियाज, थॉट किसी और के सामने एक्सप्रेस कर पाएगा। आगे यहाँ पे बता रखा है कि बच्चा पहले कुछ बेसिक वोकैबुलरी सीखता है, कुछ बेसिक शब्दकोश को सीखता है और धीरे धीरे बच्चा उन्हें अपनी रूटीन में लाता है और उसे एडवांस फॉर्म में भी सीख पाता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं रीडिंग स्किल को। रीडिंग क्या है, एक थर्ड लैंग्वेज स्किल है जिसे हम रिसेप्टिव या फिर पैसिव स्किल के नाम से जानते हैं। आपके सामने जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो पैरा लिखा हुआ है, आप जस्ट उसे रीड करते हो और आपका जो ब्रेन है उसे कॉम्प्रिहेंड करने का काम करता है, यानी कि लिखी हुई बात पे क्या चीज बोली जा रही है। आगे यहाँ पे बता रखा है ये जो रीडिंग है ये एक तरीके की ऐसी लर्निंग स्किल है जिसके माध्यम से हम किसी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जब कोई चीज़ जब रीड करते हैं तो उसके साथ साथ हमारी वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश और साथ ही साथ स्पेलिंग का भी हम लोगों को आइडिया लग जाता है और ग्रामर और राइटिंग स्किल भी हम डेवलप कर पाते हैं।
अगला यहाँ पे बोल रखा है वाइल रीडिंग अंडरलाइनिंग ऑफ की वर्ड इज अ मस्ट, यानी कि अगर हम कोई चीज़ रीड करें तो हम लोगों को कुछ की वर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द जो हम पहली बार सुन रहे हैं या फिर पहली बार बोल रहे हैं, उन शब्दों को अंडरलाइन करके हमें अलग से उन्हें तैयार करना चाहिए, जिसकी मदद से हमारी वोकैबुलरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं राइटिंग स्किल के बारे में। राइटिंग जो है हमारी फोर्थ लैंग्वेज स्किल मानी जाती है, जो कि प्रोडक्टिव या फिर आप कह लीजिए एक्टिव स्किल है, जिसके अंदर हम लोग अपने हैंड से क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं और साथ ही साथ ब्रेन यहाँ पे इन शब्दों को, इन सिंबल को कॉम्प्रिहेंड करने में, प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि राइटिंग स्किल के माध्यम से हम वोकैबुलरी स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज के अंदर होते हैं और साथ ही साथ जो राइटिंग स्किल है ये बाकी लैंग्वेज स्किल को भी कॉम्प्लीमेंट करती है। लास्ट पॉइंट है राइटिंग इज रिलेटिवली डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट, क्योंकि इसमें आपकी मोटर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये स्किल सबसे लास्ट में सिखाई जाती है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है राइटिंग इज डैश नॉट अ डैश। राइटिंग क्या है और क्या नहीं है? राइटिंग एक तरीके से प्रोडक्टिव स्किल है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, तो ये एक तरीके से प्रोडक्ट है, ना कि प्रोसेस। और बाकी फॉर्मेशन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, तो ये दूसरा और चौथा ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन में बोल रखा है प्रोसेस, जबकि राइटिंग क्या है? एक प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब जरा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल आर। जो रिसेप्टिव यानी कि जो हम रिसीव करते हैं वो लैंग्वेज स्किल क्या होती है? वो है लिसनिंग और रीडिंग। क्योंकि जब आप किसी को सुन रहे हो या फिर कोई चीज़ आप रीड कर रहे हो तो इसमें आप कोई नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। ये एक तरीके से पैसिव स्किल होती है, जिसमें लर्नर यहाँ पे पैसिव होता है और किसी को अच्छी तरीके से सुनता है, और साथ ही साथ कोई कंटेंट को हम रीड करते हैं तो कोई नई चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसीलिए इसे रिसेप्टिव स्किल का टाइटल दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ यूनिट जरा डिस्कस करते हैं, जो कि है मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग या फिर टाइप्स ऑफ ग्रामर के नाम से हम इस टॉपिक को जानते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रामर क्या है। ग्रामर एक तरीके से सिस्टम का काम करती है किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में। इट प्रोवाइड अ प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस टू सेंटेंस फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। यानी कि ग्रामर यानी कि व्याकरण एक तरीके से प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस प्रोवाइड करती है सेंटेंस को, किसी वाक्य को, ताकि हम बेटर तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर पाएं। आगे यहाँ पे एक डेफिनेशन हमें दे रखी है। इसमें बोल रखा है कि अगर कोई भाषा, कोई लैंग्वेज एक व्हीकल मानी जाती है किसी थॉट और फीलिंग के लिए, तो ग्रामर यानी कि व्याकरण क्या है? एक तरीके से उस व्हीकल के अंदर का मशीन है। यानी कि अच्छे तरीके से आप अगर किसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये ग्रामर जो है एक तरीके से उसमें की एलिमेंट माना जाता है। अब चलिए जरा डिस्कस करते हैं एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर टीच करने का मेन एम क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट है टू डेवलप इन स्टूडेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है स्ट्रक्चर की, तो हम लोगों को यहाँ पे ग्रामर की टीचिंग करानी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है टू इनेबल लर्नर टू एक्सप्रेस देयर आइडिया लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच। यानी कि अगर बच्चा यहाँ पे अपने आइडियाज़ को लॉजिकली और करेक्टली स्पीच में इस्तेमाल करना चाहता है तो बच्चे को अच्छे स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करने होंगे, एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करने होंगे, और जिसके लिए बच्चे को ग्रामेटिकल रूल का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू टीच ग्रामर एज अ रूल गवर्न एंड नॉट एज रोट लर्निंग। यानी कि हम लोगों को ग्रामर को कुछ इस तरीके से टीच करना है कि बच्चा यहाँ पे ग्रामर के बिहेवियर को समझ पाए, रूल के बिहेवियर को समझ पाए, ना कि यहाँ पे रोट लर्निंग की मदद से बच्चा उस लैंग्वेज को सीख रहा है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक पे बेस है। क्वेश्चन है ग्रामर इज प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ। ग्रामर किस चीज़ का प्रैक्टिकल एनालिसिस माना जाता है? पहला है लैंग्वेज, अगला है लिटरेचर, या फिर ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। जो व्याकरण है ये एक तरीके से प्रैक्टिकल एनालिसिस माना जाता है हमारी लैंग्वेज, भाषा का, और लिटरेचर का भी। तो इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट आंसर होगा।
अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। अगर हमें ग्रामर की टीचिंग करनी है तो हमें कौन कौन से मेथड का यूज करना चाहिए। हमारे स्कूल क्लासरूम में यूज किया जाता है पहला जो मेथड है वो है ट्रेडिशनल मेथड। ये मेथड काफ़ी पुराना मेथड है जिसमें हम ग्रामर को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह टीच करते हैं, जिसके लिए एक ग्रामर की एक अलग से टेक्स्ट बुक होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, पहले ग्रामर के कुछ रूल कुछ डेफिनेशन को सीखता है। टीचर उन्हें क्या करती है, कुछ रूल और डेफिनेशन यहाँ पे समझाती हैं और उनके माध्यम से यहाँ पे बच्चा कुछ एग्जाम्पल को कुछ प्रैक्टिस करता है, कुछ एक्सरसाइज बुक यहाँ पे प्रैक्टिस करता है। तो ग्रामर ट्रेडिशनली इस तरीके से पढ़ाई जाती है कि एक टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में कुछ रूल लिखे गए हैं और रूल से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस वहाँ पे दिए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे दिए जाते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है द टीचर से। इसमें किस तरीके से टीचिंग की जाती है इसके लिए एक एग्जाम्पल है। टीचर यहाँ पे बोलेगी अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, देन शी गिव सम एग्जाम्पल। टीचर यहाँ पे नाउन के अगर कॉन्सेप्ट को समझा रही है तो टीचर क्या करेगी, टीचर यहाँ पे बताएगी कि नाउन क्या है। नाउन हम किसी भी नेम या फिर पर्सन या प्लेस या फिर थिंग को बोलते हैं और उसके बाद टीचर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कुछ उदाहरण बच्चों को देगी। अगला तरीका है द इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड के अंदर यहाँ पे बता रखा है दिस मेथड इम्प्लाइज टीचिंग ऑफ ग्रामर बाय रूल बट नॉट बाय यूसेज। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि ग्रामर को उसके रूल की मदद से सीखेगा, ना कि उसके यूज की मदद से सीखेगा। अगला है कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बाद बच्चा कुछ शब्दों को यूज करने लग जाएगा, अपनी स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग को और इम्प्रूव कर पाएगा। और ग्रामर को यहाँ पे बच्चे को लर्न कराया जाता है, टॉट कराया जाता है। तो बेसिकली ग्रामर के रूल यहाँ पे सिखाए जाते हैं, ना कि यूजेस। ये एक तरीके से इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक तरीका माना जाता है। नेक्स्ट पैरा हम लोगों के सामने, इट इज डन वाइल टीचिंग ऑफ टेक्स्ट बुक और डिटेल ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट बुक इज कैरिड आउट। यानी कि इस तरीके की ग्रामर टीचिंग हम कब करते हैं, जब हम टेक्स्ट बुक में से कोई लेसन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के बीच में जो ग्रामर आ रही है बच्चा यहाँ पे रूल को उस चीज को सीख रहा है, ना कि उसके यूज को। अगला जो मेथड है वो है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, जिसे हम आगमन निगमन विधि के नाम से जानते हैं। ये जो इंडक्टिव मेथड होता है इसके अंदर बच्चा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे समझता है और एग्जाम्पल के माध्यम से रूल को समझता है। और डिडक्टिव यानी कि निगमन विधि इसका जस्ट अपोजिट है, जिसमें बच्चा कुछ रूल बच्चे को यहाँ पे बता दी जाती हैं और उसके बाद बच्चा उनके उदाहरणों को समझता है। तो देखिए ये दोनों मेथड अगर हम साइमल्टेनियसली अगर अपनी कक्षा में यूज करते हैं तो इससे बच्चा इफेक्टिवली ग्रामर की लर्निंग कर पाएगा। यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के कुछ स्टेप्स, जिसमें बता रखा है स्टूडेंट आर गिवन सम एग्जांपल ऑफ सिमिलर टाइप। इंडक्टिव मेथड के अंदर किया क्या जाता है कि बच्चों को कुछ सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बच्चा उन एग्जाम्पल्स को देखता है और उनके बीच में सिमिलैरिटीज ढूंढता है और उसके बाद टीचर यहाँ पे रूल को इंट्रोड्यूस करती है, जिसे हम आगमन विधि के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डिडक्टिव मेथड है उसके अंदर किया क्या जाता है, उसके अंदर टीचर पहले ही यहाँ पे रूल बता देती हैं और उसके बाद बच्चा उन एग्जाम्पल्स को समझता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड के अंदर बताया गया है दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोरिलेशन और रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पे बच्चा को रिलेट करना सीखता है ग्रामर को टेक्स्ट बुक के साथ। और इस मेथड के अंदर बताया गया है दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट टू कोरिलेट ग्रामर विद अदर रिलेटेड लॉजिकल स्ट्रक्चर। यानी कि किसी लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ ग्रामर को व्याकरण को किस तरीके से जोड़ना है बच्चा इस विधि के अंदर समझ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल। इस विधि के अंदर बच्चा यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल की कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर पाता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे बोल रखा है फंक्शनल ग्रामर रेफर टू। फंक्शनल ग्रामर कैसी ग्रामर मानी जाती है। पहला ऑप्शन है लर्निंग ग्रामर बाय नोइंग द टेक्निकलिटीज, लैंग्वेज के टेक्निक को समझ के जब हम ग्रामर को लर्न करते हैं, या फिर लर्निंग ग्रामर थ्रू द रूल ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि किसी भाषा के रूल के माध्यम से जब हम ग्रामर को लर्न करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेशन, ग्रामर को जब हम अलग से पढ़ते हैं, या फिर लर्निंग ग्रामर इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट।
हम लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फंक्शनल ग्रामर एक ऐसी ग्रामर होती है जो कि हम किसी कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्टिव, यानी कि जो हम टेक्स्ट बुक में जो हम पैरा पढ़ रहे हैं उसके रिस्पेक्टिव जब हम ग्रामर को लर्न करते हैं तो इसे हम फंक्शनल ग्रामर बोलते हैं, क्योंकि हम उस कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन भी यहाँ पे समझते हैं, उस पैरा का फंक्शन समझ रहे होते हैं। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, यूज ऑफ अ ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग प्रिटेंड टू, यानी कि जब हम ग्रामर व्याकरण का यूज करें और पंक्चुएशन का यूज करें, इसके अलावा स्पेलिंग का जब हम ध्यान देते हैं तो वे क्या कर रहे होते हैं, तब हम किसी टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, किसी टेक्स्ट को लिख रहे होते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं जिसमें हम कुछ टीचिंग मेथड डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ सभी मेथड्स और अप्रोचेस भी डिस्कस करूंगी। अभी हम डिस्कस करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम और किन नाम से जानते हैं? इसे हम ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और पर्शियन मेथड जिसे यूएस में बोला जाता है। ट्रेडिशनल मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल टाइम से ही ये मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ क्लासिकल, और क्योंकि काफ़ी पुराने टाइम से इस मेथड का यूज़ किया जाता है इसीलिए हम इसे ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज। ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है इसमें हम वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेट करते चले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्राइमरी स्टेज के लिए ज़्यादा यूजफुल माना जाता है और ज़्यादा पॉपुलर भी है। और अगर हम इसमें देखें वर्ड क्या है, इसमें वर्ड जो है वो सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं जिसमें ट्रांसलेशन किया जाता है बच्चे की मदर टंग में। और बेसिक यूनिट अगर हम देखें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का वो है शब्द, यानी कि वर्ड्स। यहाँ पे बता रखा है कि टीचर क्या करती है, हर सेंटेंस ट्रांसलेट करते चले जाती है वर्ड बाय वर्ड बच्चे की मदर टंग में। और अगर हम देखें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर मेन फोकस किस चीज़ पे किया जाता है, यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया जाता है। और स्टूडेंट जो होता है वो एक तरीके से पासिव लर्नर होता है, क्योंकि उसे हर चीज़ ट्रांसलेशन से मिल जाती है, तो टीचर यहाँ पे मेन रोल प्ले करती है और बच्चा यहाँ पे पैसिव लिसनर माना जाता है। और डायरेक्शन देखें अगर हम इस मेथड का, वो होता है नोन टू अननोन। बच्चे को जो चीज़ आती है उससे अननोन चीज़ को बच्चे को सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर को बच्चे को रूल की मदद से समझाया जाता है, यानी कि अगर हम इस मेथड को देखें तो एक तरीके से डिडक्टिव मेथड माना जाता है। ये निगमन विधि के थ्रू इस मेथड में बच्चे को लर्निंग कराई जाती है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बच्चे को कमांड यानी कि इंस्ट्रक्शन किस मेथड में दिया जाता है, किस लैंग्वेज में दिया जाता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे हम बच्चे की मदर टंग यानी कि स्पेशली हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस मेथड में किस चीज़ पे मेन फोकस किया जाता है। यहाँ पे ग्रामर के रूल पे, व्याकरण के जो रूल होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर हम इस मेथड के कुछ मेरिट्स को डिस्कस करें तो पहला मेरिट है इकोनॉमिकल होता है, टाइम सेविंग होता है और कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट माना जाता है। यहाँ पे बच्चा क्लियरली किसी चीज़ को समझ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वोकैब डेवलप किया जाता है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे किस थ्योरी के बेस पे काम किया जाता है, लर्निंग इज टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़। क्योंकि यहाँ नोन से अननोन की तरफ जाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग को यहाँ माना जाता है कि हम लोग ओल्ड और नए आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टेस्ट वे एंड फॉर एवरी सिचुएशन, यानी कि एक तरीके से सबसे आसान या फिर शॉर्टेस्ट वे है और हर सिचुएशन में आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप करेक्ट नॉलेज इंग्लिश के दे सकते हो, यूज़ बता सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे आप ट्रांसलेशन का आर्ट भी यहाँ पे शो होता है कि आप किसी वाक्य को एक भाषा से दूसरे भाषा में कितने बढ़िया तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये भी हम सीखते हैं। अब चलिए जरा कुछ डीमेरिट डिस्कस कर लेते हैं इस मेथड के। यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि ये एक तरीके से ऐसा मेथड है जिसमें स्पीकिंग, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट इफेक्ट लॉस होने के चांसेस होते हैं। अब आप कहेंगे लॉस होने के चांसेस कैसे? क्योंकि अगर हम एक वाक्य को किसी एक लैंग्वेज में बोलें और उसी वाक्य को किसी दूसरे लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट कर दें तो उसका मीनिंग चेंज होने का डर रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है कि हम हर चीज को ट्रांसलेट नहीं कर सकते।
नेक्स्ट पॉइंट है, इस मेथड को हम अननेचुरल मेथड मानते हैं। अब चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इस टॉपिक से आए हुए हैं। क्वेश्चन है, लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन डैश मेथड। कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप कह लीजिए ना के बराबर अटेंशन दिया जाता है प्रोनाउंसिएशन पे? तो वो कौन सा मेथड है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन, या फिर अगला है CLT जिसे हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के नाम से जानते हैं, या फिर SLT जिसे हम सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग के नाम से जानते हैं, या फिर ऑडियो लिंगुअल। और इन चारों मेथड में से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर कम फोकस किया जाता है प्रोनाउंसिएशन पे। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं अगला मेथड जो कि है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम और किन नाम से जानते हैं? डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ इसे रीफॉर्म मेथड माना जाता है। क्योंकि अगर आपको कोई भाषा सिखानी है तो डायरेक्टली आप उस लैंग्वेज को, उस टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करो, ये इस मेथड का मेन एम माना जाता है। अगर हम देखें कि ये मेथड कहाँ ओरिजिनेट हुआ, तो ये मेथड फ्रांस में बना था, और इसके जो सिद्धांत हैं ये जर्मनी में बनाए गए थे। और अगर हम इस मेथड को देखें तो ये ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट होता है, ये डायरेक्ट मेथड, जिनमें ये माना जाता है कि अगर आपको कोई भाषा सिखानी है तो डायरेक्टली आप उस भाषा को समझाइए और उस भाषा के यूज़ को बच्चे को सिखाइए, ना कि आप हर चीज़ बच्चे की मदर टंग में ट्रांसलेट करें। क्योंकि इससे ये होगा कि बच्चा हमेशा ट्रांसलेशन चाहेगा, और बच्चा हमेशा ट्रांसलेशन के माध्यम से उस भाषा को सीखता रहेगा। अगला पॉइंट है, स्ट्रेस किस चीज़ पे यहाँ पे दिया जाता है? ऑन ईच ब्रांच ऑफ लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग के हर ब्रांच पे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। मेनली यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज के हर लर्निंग ब्रांच पे फोकस किया जाता है। आगे यहाँ पे बता रखा है यूनिट ऑफ स्पीच। अगर हम देखें तो इसके अंदर होते हैं सेंटेंस यानी कि वाक्य, और मेथड कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड किसी लैंग्वेज को इस मेथड से सिखाया जाता है, यानी कि एग्जाम्पल से ग्रामर के रूल की तरफ बच्चे को लेके जाते हैं। आगे यहाँ पे बता रखा मेन फोकस किस चीज़ पे किया जाता है? यहाँ पे स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल पे फोकस किया जाता है, और इस मेथड के अंदर कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं। जैसे कि अगर टीचर यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज में पढ़ा रही है तो ये माना जाता है कि बच्चे को वो लैंग्वेज समझ में आ रही है। ये कुछ अजम्पशन इस मेथड के अंदर लिए जाते हैं। अगर इस मेथड के मेरिट देखे जाएं तो यहाँ पे बता रखा है आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन दी लेक्चर। यहाँ पे बच्चा लेक्चर के बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें बच्चा डिक्टेशन के माध्यम से हम चीज़ें सिखा सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट खुद को सेल्फ करेक्ट भी करते हैं, और ये जो एक्टिविटी है, ये जो मेथड है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। यहाँ पे ग्रामर के यूज़ को सिखाया जाता है, ना कि उसके रूल को। रूल बच्चा अपने आप ही ऑटोमेटिकली सीख जाता है। अब चलिए कुछ डीमेरिट जरा डिस्कस करें। हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि बच्चे को भाषा समझ में आ रही है, इस मेथड में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। और अगर हम ये मेथड देखें तो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग भी है, और ओवर क्राउडेड क्लासरूम में ये ज़्यादा सूटेबल नहीं मानी जाती। नेक्स्ट यहाँ पे हर स्टूडेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं कर सकती कि हर स्टूडेंट को वो लैंग्वेज आती हो, ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे बोल रखा है कि इस मेथड के अंदर एक स्किल टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है, ये एक तरीके से एक्सपेंसिव स्किल है, क्योंकि एक स्किल टीचर चाहिए, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भी ग्राफ उस पॉइंट तक रीच होना चाहिए कि बच्चे को पहले से वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि है बाइलिंगुअल मेथड, जिसके इन्वेंटर थे CJ डॉटसन। और इसके अंदर जो यूनिट माना जाता है वो है सेंटेंस। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बता रखा है मेथड इन विच टू लैंग्वेज आर यूज। जैसे कि इस मेथड का नाम दिया गया है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है? जहाँ पे हम दो भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये दो भाषा इस्तेमाल कौन करेगा, टीचर या फिर स्टूडेंट? यहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड में ये बात गौर करने की है, जो दो लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगी वो करेंगी टीचर, जब किसी कंटेंट को अगर बच्चे को एक्सप्लेन करना है या फिर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, और जो स्टूडेंट होंगे यहाँ पे वो टारगेट लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो बाइलिंगुअल मेथड है ये बिल्कुल ये नहीं बोलता कि स्टूडेंट यहाँ पे दो लैंग्वेज यूज़ करे। स्टूडेंट जो होगा वो टारगेट लैंग्वेज यूज़ करेगा, जबकि टीचर कभी कभार एक्सप्लेन करने के लिए दो लैंग्वेज यानी कि बच्चे की जो मदर टंग है उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकती है। अगर हम देखें तो ये जो मेथड है ये डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कॉम्बिनेशन माना जाता है। यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है, ये जो दो लैंग्वेज है, ये सिर्फ टीचर यूज़ करेगी, ना कि स्टूडेंट।
और टीचर कब यूज़ करेगी, जब बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। और इस मेथड के अंदर 3 पीस यूज़ किए जाते हैं, 3 पीस। पहला है प्रेजेंटेशन जो टीचर करेंगी, उसके बाद टीचर वहाँ पे प्रैक्टिस कराएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज जब बच्चा सीख जाएगा तो ये प्रोडक्ट एक तरीके से रिजल्ट के फॉर्म में हमें मिलता है। इस मेथड के जरा डीमेरिट्स को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे बोल रखा है ये टाइम और लेबर सेव करता है, यानी कि अगर देखें तो इस मेथड के अंदर हम कंप्लीट ट्रांसलेशन भी नहीं कर रहे और यहाँ पे बच्चा मदर टंग को यूज भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेथड काफी एक्यूरेट माना जाता है अगर किसी लैंग्वेज को सिखाना है, लेस कॉस्टली है और इस पे स्पीच प्रैक्टिस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। इस मेथड के कुछ डीमेरिट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज मिक्स होने की बच्चे में हैबिट हो सकती है। यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव होता है क्योंकि टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, 2 लैंग्वेज यूज़ कर रही है, ना कि स्टूडेंट। आगे यहाँ पे है रीडिंग और राइटिंग पे प्रैक्टिस जो है वो इग्नोर की जाती है। और अगर देखें दिस इज यूज एक्सपेरिमेंटल स्टेज ओनली, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज में इस मेथड को यूज कर सकते हैं। आगे अब हम डिस्कस करेंगे 7th यूनिट जो कि है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें हम फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि लिसनिंग क्या है, लिसनिंग यहाँ पे बता रखा है, लिसनिंग कम फर्स्ट इन द नेचुरल वे ऑफ लर्निंग एंड फॉर्म द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो जो लिसनिंग है यानी कि सुनने की जो हैबिट है वो नेचुरली हमारे अंदर आ जाती है और ये एक तरीके से फाउंडेशन मानी जाती है कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप की। आगे यहाँ पे बता रखा है व्हेन वी लिसन समथिंग, जब हम किसी चीज को लिसन करते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है साउंड ऑफ स्पीच और साथ ही साथ उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को भी हमें यहाँ पे डिकोड करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग हम कितने तरीके से करते हैं। पहला टाइप है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। ये एक ऐसा लिसनिंग टाइप है जो कि अर्ली स्टेज में डेवलप होता है और ये सबसे बेसिक फॉर्म माना जाता है लिसनिंग का, जिसके अंदर बच्चे को वर्ड और फ्रेज के मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होती, बट बच्चा यहाँ पे साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये साउंड किस तरीके की है, इसको डिस्क्रिमिनेशन बच्चे में आ जाता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग को। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंदर एक ऐसा टाइप माना जाता है जिसमें हम किसी भी मैसेज के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। यानी कि अगर कोई स्पीकर हमारे सामने कुछ बोल रहा है तो वो क्या बोलना चाह रहा है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंदर आती है। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी जिनकी मदद से हम लिसनिंग प्रोसेस को और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को लिसनिंग प्रोसेस को और बढ़िया बनाना है तो हम लोगों को बिफोर लिसनिंग हम लोगों को क्या चीज़ें करनी चाहिए लिसनिंग से पहले। यहाँ पे बोल रखा है सेट अ पर्पस और डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू लिसन फॉर। यानी कि हमें सबसे पहले अपना पर्पस यहाँ पे सेट करना होगा और हमें ये एडवांस में डिसाइड करना होगा कि हम क्या सुनना चाहते हैं। हमें ये पहले से ही डिटरमाइन करना होगा, पहले से ही सुनिश्चित करना होगा कि हम लोग किस तरीके से टेक्स्ट को पढ़ना चाहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच से या फिर बॉटम अप से। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है हम पहले ओवरऑल मीनिंग को निकालेंगे पूरे कंटेंट का, उसके बाद बेस कोर की तरफ जाएंगे, या फिर बॉटम अप का मतलब पहले हम वर्ड और फ्रेज को समझेंगे और उसके बाद मेन थीम की तरफ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें लिसनिंग के पहले ही सोचनी होगी। और अगला है ड्यूरिंग लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग के टाइम में हम लोगों को किन चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे पहला पॉइंट है डिसाइड व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमें पहले से ये डिसाइड करना होगा कि क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या हमें स्किप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है लिसन अगेन टू चेक कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हमें दोबारा उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से सुनना है ताकि हम उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आस्क फॉर हेल्प। अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हम साथ के साथ वहाँ पे अपने हेल्प मांग सकते हैं। अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया बिफोर लिसनिंग और ड्यूरिंग लिसनिंग, अब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग के बाद हम लोगों को किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। हमें यहाँ पे इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन पे ध्यान देना है और हमें कुछ पर्टिकुलर टास्क की मदद से कुछ स्पेसिफिक एरिया को अच्छे तरीके से कवर करना है। तो इन तीनों जो स्टेप हैं इसकी मदद से हम लोग लिसनिंग को और बढ़िया इम्प्रूव कर सकते हैं। अब चलिए जरा स्पीकिंग के बारे में समझते हैं। ये जो स्पीकिंग स्किल है ये क्या है, ये एक तरीके से प्रोडक्टिव या फिर एक्सप्रेसिव स्किल है जिसके अंदर हम ओरल मोड
मोड में अपनी कोई बात किसी और के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे बता रखा है स्पीकिंग का सीधा अगर डायरेक्ट मतलब देखें तो ये हमें कन्वे करने में मदद करता है इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन। अगर हम देखें तो हम फॉर्मल तरीके से भी स्पीकिंग स्किल को जनरेट कर सकते हैं और हम इनफॉर्मल रिमार्क से भी हम यहाँ पे किसी कंटेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है यहाँ पे हम इनफॉर्मल रिमार्क भी देख सकते हैं और इसे हम फॉर्मल तरीके से चीज़ों को एड्रेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन, यानी कि स्पीकिंग सिचुएशन कितने तरीके की होती है। पहला है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन तब होती है जब हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन किसी के साथ करते हैं, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पे टेलीफोन कॉल को भी हम इंटरैक्टिव सिचुएशन कह सकते हैं, क्योंकि इस समय दोनों स्पीकर और लिसनर दोनों एक दूसरे के सामने इंटरैक्शन कर रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पार्शियली इंटरैक्टिव सिचुएशन, जिसके अंदर एक ऐसा स्पीकिंग सिचुएशन होता है जो कि पब्लिक स्पीच की तरह होता है, जिसमें कोई एक स्पीकर जो है वो अपनी बात सबके सामने एक्सप्रेस कर रहा है और लिसनर जो है यहाँ पे पैसिवली उस चीज को सुन रहे हैं। तो इसे एक तरीके से पार्शियली इंटरैक्टिव बोलते हैं। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे स्पीच के टाइम में कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि सामने वाले को समझ में ना आए, तो वो वहाँ पे अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे इंटरैक्शन कैसा है, पार्शियल इंटरैक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन इंटरैक्टिव। नॉन इंटरैक्टिव कैसा होता है, जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर जो है वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है और लिसनर कंप्लीटली यहाँ पे उसके बात को सुनेगा। तो ये नॉन इंटरैक्टिव सिचुएशन मानी जाती है। अब जरा हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। सबसे पहले हम लिसनिंग स्किल के कुछ रोल को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, फैक्ट, आइडिया, फीलिंग एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम किसी और की बात को अच्छी तरीके से सुनने की हैबिट जनरेट कर लें तो हम लोगों को कोई कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, फैक्ट समझ में आ जाएंगे, आइडिया समझ में आ जाएगी और सामने वाले जो स्पीकर होंगी उसकी फीलिंग भी हम लोगों को समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है फोकस ऑन एंड ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द स्पीकर मीनिंग। यानी कि अगर हम अच्छी तरीके से किसी की बात सुनते हैं तो हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे स्पीकर की बात को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। अगर हमारे सामने कोई स्पीकर कोई वर्ड बोलता है तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि उस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करना है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं स्पीकिंग स्किल। अब ये देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है स्पीकिंग स्किल के क्या रोल है। पहला पॉइंट है डेवलप एंड इनहांस देयर वोकैबुलरी। इससे हम शब्दकोश जो है उसको अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेस देयर फीलिंग और व्यू। स्पीकिंग स्किल की मदद से किसी और के सामने फीलिंग और व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गेट फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी इन अ लैंग्वेज। यानी कि जिस लैंग्वेज में जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं उसमें हमें फ्लुएंसी भी मिलती है और प्रोफिशिएंसी भी मिलती है, यानी कि उसमें हमारा फ्लो जो है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग। जो हम लैंग्वेज में रोल प्ले एक्टिविटी करते हैं वो क्या चीज़ यहाँ पे प्रमोट करती है। पहला है असेसमेंट, नेक्स्ट है लिसनिंग, या फिर राइटिंग, या फिर स्पीकिंग एंड लिसनिंग। देखिए रोल प्ले के टाइम में क्या होता है कि हम किसी का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे होते हैं, तब हम कुछ डायलॉग वहाँ पे बोलते हैं, तो इसकी वजह से हमारी स्पीकिंग स्किल बढ़ती है और साथ ही साथ आप जिसके साथ ही डायलॉग कन्वे कर रहे हो वो आपकी बात यहाँ पे सुन भी रहा है, तो इससे हम कहेंगे यहाँ पे लिसनिंग स्किल भी डेवलप होती है। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू अ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर। कौन सी ऐसी लैंग्वेज स्किल है जिसे हम ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट की मदद से असेस नहीं कर सकते। तो देखिए लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे राइटिंग में पेन पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा रीडिंग के लिए आप किसी कंटेंट को रीड करते हो जो कि कहीं पे लिखा होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। पहले ऑप्शन में भी देखिए रीडिंग टर्म आ जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं या फिर कोई चीज़ सुन रहे हैं, इसके लिए हमें पेन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ स्पीच कम्युनिटी रेफर टू अ कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी को हम किस तरीके की कम्युनिटी बोलते हैं? पहला ऑप्शन है यूज डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करती है, या फिर स्पीक डिफरेंट डायलैक्ट, यानी कि जो अलग अलग डायलैक्ट का इस्तेमाल करती है, या फिर स्पीक द सेम लैंग्वेज, यानी कि जो सेम तरीके की भाषा यूज करते हैं, या फिर कनेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ अ लिंक लैंग्वेज, यानी कि किसी एक लिंक लैंग्वेज के थ्रू जो कनेक्ट रहते हैं। तो देखिए स्पीच कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जो कि एक तरीके की सेम लैंग्वेज बोलती है। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लास। हमारी जो डाइवर्स यानी कि बहुभाषी कक्षा होती है, उसके अंदर हमें लैंग्वेज टीचिंग के लिए कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, इनको जरा डिस्कस करें। पहला पॉइंट हमारे सामने है, यहाँ पे हमें बता रखा है कि इंडिया जो है एक ऐसा लैंड है जहाँ पे डाइवर्स लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा भाषा यूज़ की जाती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट और साथ ही साथ एक से ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और हमारी क्लासरूम भी एक तरीके से यहाँ पे टीचर के लिए चैलेंज बन जाती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो ये एक तरीके से चैलेंज होता है टीचर के लिए कि टीचर एक ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाएं ताकि हर बच्चे को वहाँ पे कंटेंट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए ये जरा डिस्कस करते हैं कुछ मेजर चैलेंजेस जो कि इंग्लिश टीचिंग में टीचर्स को फेस करने मिलती है। पहला पॉइंट हमारे सामने है ओवर क्राउडेड क्लासरूम। जनरली ये देखा गया है कि जितनी बड़ी क्लासरूम होती है उतना ही टीचर को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उस कंटेंट को एक्सप्लेन करना होता है, और कहीं ना कहीं टीचर की इफेक्टिवनेस पे भी इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। हम लोगों को एक रेशियो दिया गया है 30:1 का, यानी कि 30 बच्चों में एक टीचर को रखा जाएगा। ये रेशियो हमें राइट टू एजुकेशन के अंदर दिया गया था, और इस रेशियो के तहत ज़्यादा अगर ओवर क्राउडेड क्लास होती है तो वहाँ पे टीचर अच्छी तरीके से कंटेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, और टीचर की इफेक्टिवनेस भी कम होगी, और टीचर एक एक बच्चे पे अटेंशन उस समय पे नहीं कर पाएगी। तो एक चैलेंज पहला हो जाता है ओवर क्राउडेड क्लासरूम का। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जरा डिस्कस करें, जो कि है लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। हम लोगों को ये देखा गया है कि इंग्लिश टीचिंग के अंदर स्पेशली इंडिया में अगर किसी किसी एरिया में देखें, जैसे कि विलेजेस वगैरह हो गए, वहाँ पे हम लोगों को इतने स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होते कि हम बच्चे को इंडिविजुअली स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा पाएँ। तो ये भी कहीं ना कहीं टीचर के लिए एक तरीके से चैलेंज की तरह बन जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जरा डिस्कस करें, जो कि है फॉल्टी रीडिंग हैबिट। कई लर्नर के अंदर ये देखा गया है कि वो कई कंटेंट को गलत तरीके से रीड करते हैं, स्पेशली इंग्लिश में। और एक प्रॉब्लम और देखी गई है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, हर चीज़ को फिंगर पॉइंट करके रीड करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका कंसंट्रेशन जो है वो बिगड़ता रहता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट जरा डिस्कस कर लें, जो कि है स्कूल एनवायरनमेंट। कहीं न कहीं अगर हम एक ऐसा वातावरण बच्चे को दें जहाँ पे बच्चा अच्छी तरीके से खुल के उस लैंग्वेज को पढ़ पाए, यानी कि चाइल्ड सेंटर एनवायरनमेंट हम बच्चे को दें, तो बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ें लर्न कर पाएगा। हम लोगों को ये ध्यान देना है कि लर्नर के लिए हम लोगों को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट को तैयार करना है, और अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बच्चे के लिए नहीं होगा तो ये भी एक तरीके से टीचर के लिए और साथ ही साथ स्टूडेंट के लिए चैलेंज बन जाएगा किसी नए लैंग्वेज को सीखने में। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है लर्नर्स एबिलिटी। कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से चैलेंज है कि बच्चा अपने कितने एफर्ट लगा रहा है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, और डाइवर्सिटी को हम लोगों को एक तरीके से रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जो बच्चों की जो कमियां हैं उस चीज़ को दूर करने के लिए उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनके जो स्ट्रेंथ है, हमें उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि कहीं पे कोई कंटेंट बच्चे को समझ में ना आए तो उनके मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज में हम उन्हें समझा दें, जिससे क्या होगा कि सामने से सेल्फ मोटिवेट होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि स्पेशली एबल्ड होते हैं, जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ क्रोनिक इलनेस होती है, यानी कि कुछ ऐसे ड्रास्टिक इलनेस होती है, या फिर वो डिसेबिलिटीज होती हैं जो कि बच्चों की लर्निंग पे रुकावट पैदा करती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है एग्जाम ओरिएंटेड।
अगर हम देखें तो हम लोग अगर किसी भी लैंग्वेज को टीच करें या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, तो हमारे यहाँ ये देखा गया है कि हम इतना कंटेंट बच्चे को तैयार करते हैं कि बच्चा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाता है। हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि अगर हम लैंग्वेज टीचिंग क्लास में कर रहे हैं, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में ध्यान नहीं देना। हम लोगों को एग्जामिनेशन पर्पज से बच्चे को नहीं पढ़ाना है। एग्जामिनेशन के लिए तो बच्चा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। हमें यहाँ पे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस यानी कि बच्चा उस लैंग्वेज में वार्तालाप कर पाए, इस चीज़ पे हमें ज़्यादा बल देना चाहिए। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन लर्नर हैव डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड द टीचर शुड। अगर लर्नर का लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड जो है वो डाइवर्स है, तो टीचर को यहाँ पे क्या करना चाहिए। यहाँ पे पहला पॉइंट है असर्टन देयर टीचिंग स्टाइल, यानी कि उन्हें अपनी टीचिंग स्टाइल में थोड़ा चेंज करना चाहिए, या फिर फॉर्म ग्रुप इन अकॉर्डिंग्स विद देयर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, यानी कि टीचर को कुछ ऐसे ग्रुप बना देने चाहिए उनके लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज बैकग्राउंड को ध्यान में रख के अलग अलग ग्रुप में उन्हें डिवाइड कर देना चाहिए, या फिर यूज मल्टीलिंगुअल अप्रोच, यानी कि एक से ज़्यादा भाषा में टीचर को यहाँ पे पढ़ाना चाहिए, या फिर स्टार्ट द क्लास विद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, यानी कि क्लास आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से स्टार्ट करिए, यानी कि आपको पता चले कि बच्चे के बैकग्राउंड या फिर बच्चे के कितने कॉन्सेप्ट बिल्ड है। तो देखिए, अगर आपकी क्लास एक लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड वाली क्लास है, तो आप लोगों को बच्चे का ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों को किस अप्रोच, किस मेथड के थ्रू कौन कौन सी एक्टिविटी को ऐड करके बच्चे को पढ़ाना है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता है, ये किसने रेकमेंड किया था। ये कोठारी कमीशन के अंदर रिकमेंडेशन दी गई थी। और 3 लैंग्वेज किस तरीके से, पहली लैंग्वेज तो बच्चे की मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज जो है वो हमारी इंग्लिश, और जो थर्ड लैंग्वेज है वो मॉडर्न लैंग्वेज जो होती है, जैसे कि फ्रेंच हो गई, संस्कृत हो गई, इन लैंग्वेज को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की गई है। अगर बच्चे की मदर टंग यहाँ पे हिंदी नहीं है, तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो पहली लैंग्वेज यहाँ पे रखी जाएगी। पर एटलीस्ट ये बोला गया था कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के अंदर कि हम लोगों को बच्चे को 3 अलग लैंग्वेज को सिखाना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द NCF 2005, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एडवोकेट दैट अ लैंग्वेज लर्नर इज अ। यहाँ पे ये जो NCF 2005 है वो लैंग्वेज लर्नर को क्या मानता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है रिसीवर ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज को रिसीव करे, या फिर प्रोड्यूसर ऑफ अ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करे, या फिर यूजर ऑफ ग्रामेटिकल रूल, जो ग्रामेटिकल रूल को यूज कर पाए, या फिर कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज या फिर लैंग्वेज। NCF 2005 कंस्ट्रक्टिव लर्निंग पे बेस्ड है। वो बोलता है कि लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा यहाँ पे चीजें लर्न करे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ लैंग्वेज या फिर नॉलेज। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यूनिट, जो कि है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। अगर हम देखें ये जो इवैल्यूएशन शब्द है ये कहाँ से आया, ये एक शब्द वैल्यूअर से आया है, जिसका मतलब है टू बी वर्थ, यानी कि जो हमने सिखाया है, जो हमने पढ़ाया है, उसका हमें क्या वर्थ मिला, क्या रिजल्ट मिला, क्या फ़ायदा मिला। इवैल्यूएशन शब्द का ये मतलब होता है। अब देखिए जरा डिस्कस करें कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। पहला पॉइंट है, इवैल्यूएशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। वी कैन नॉट सेपरेट टीचिंग एंड इवैल्यूएशन और टेस्टिंग। हम टीचिंग और टेस्टिंग को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। हम जब टीच करते हैं तो हम साथ ही साथ उन्हें टेस्ट भी करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प द टीचर टू नो हाउ सक्सेसफुल स्टूडेंट वर इन लर्निंग न्यू स्किल, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ टीचर को भी पता चलता है कि बच्चा कितना सक्सेसफुली किसी नई स्किल को सीख पा रहा है। और लैंग्वेज में तो 4 मेन स्किल है, जो कि है LSRW। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने, इवैल्यूएशन ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट टू डिटरमाइन विच एरिया ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड मोर अटेंशन, यानी कि जब बच्चे का मूल्यांकन होता है, इससे बच्चे को भी पता चलता है कि बच्चे को कहाँ पे ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। अगला पॉइंट है, अ प्लान प्रोग्राम ऑफ इवैल्यूएशन इज असेंशियल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, यानी कि हमें एक प्लान इवैल्यूएशन तैयार करना चाहिए, जो कि हमें मेजर करने में मदद करता है कि हम लोग टीचिंग को लेके हमारा क्या रिजल्ट आया, और साथ ही साथ हम इंग्लिश इंस्ट्रक्शन कितने अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं।
अब चलिए जरा डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के 4 मेन स्टेप हैं। पहला है कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। इसके बाद हमें लर्निंग एक्सपीरियंस को बच्चे की ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद हमें लास्ट में यहाँ पे देखना है, थर्ड लास्ट पॉइंट है, बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे। और इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे टेस्ट इसके बाद परफॉर्म करने हैं। इन चारों स्टेप से हम इवैल्यूएशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे अब हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन है क्या। यहाँ पे बता रखा है, इट इन्वॉल्व असेसमेंट एंड मेजरमेंट, इट इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। इवैल्यूएशन को अगर हम देखें तो इसमें हम बच्चे को असेस भी करते हैं और साथ ही साथ बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको मेजर भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट माना जाता है। अब चलिए जरा डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। यहाँ पे बता रखा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि सेशन के एंड तक चलता रहता है। अगला है, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया, इसमें असेसमेंट भी किया जाता है, साथ ही साथ बच्चे की प्रोग्रेस को मेजर भी किया जाता है। तो ये एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। ये एक तरीके से प्रोसीजर माना जाता है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर पाए, रिजल्ट को इम्प्रूव कर पाए। अगला यहाँ पे पॉइंट है, इट इंक्लूड एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ हम सब्जेक्ट मैटर की यहाँ पे बात नहीं करते, यहाँ पे नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। और ये जो इवैल्यूएशन है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके से होता है। यानी कि बच्चे की क्वालिटीज़ में क्या चेंज आया, बिहेवियर में क्या चेंज आया, और बच्चे की क्वांटिटी यानी कि बच्चे ने नंबर कितने गेन किए, इस चीज़ में ये देखा जाता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एज पर क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन और एज पर टाइम ऑफ इवैल्यूएशन। टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एफए और एसए में डिवाइड किया जाता है। एफए जो होता है वो सेशन के बीच में लिया जाता है, एसए जो होता है वो सेशन के एंड में लिया जाता है। इसके अलावा क्वालिटी के बेसिस में इसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन में डिस्क्राइब किया जाता है। क्वांटिटेटिव में हम लोगों को यहाँ पे जो नंबर है ये पता चलता है कि बच्चा कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहा है, और क्वालिटेटिव में बच्चे की जो बिहेवियरल चेंज है हमें उसके बारे में पता चलता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। यानी कि मूल्यांकन जो हम करते हैं, इवैल्यूएशन जो करते हैं, इसका पर्पस क्या है, ताकि हम बच्चे के प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकें, हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें कि बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हम अपनी टीचिंग को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम जज कर सकते हैं बच्चों को इफेक्टिव तरीके से, हम बच्चे को यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं लर्निंग के लिए, या फिर अगला है मोटिवेट द पार्टिसिपेंट। इसके अलावा अगर हम लास्ट में इवैल्यूएशन करने के लिए रेडी हैं तो हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होता है वो भी पहले से क्लियर और डिफाइन माना जाता है। अब चलिए जरा देखते हैं कि ये जो इवैल्यूएशन, असेसमेंट और मेजरमेंट है ये किस तरीके से हम फ्लो चार्ट में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो वो सबसे छोटा एरिया यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे हम मार्क्स को यहाँ पे मेजर करते हैं, ऐसी क्वांटिटी जो हमारी दिखती है। इसके बाद आता है असेसमेंट, और इन दोनों के बाहर जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं इवैल्यूएशन, जिसे हम मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे ये जो असेसमेंट टर्म है ये क्या है। असेसमेंट एक नैरो मीनिंग माना जाता है इवैल्यूएशन का, और इसके बाद ये देखा जाए तो ये ब्रॉड होता है मेजरमेंट से। देखिए ये जो असेसमेंट है ये इवैल्यूएशन से तो छोटा है, छोटा पार्ट है, बट अगर हम मेजरमेंट से देखें, मेजरमेंट से ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट माना जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन। यहाँ पे हमें बता रखा है क्वालिटी के बेसिस में हम 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, एक है क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन और एक है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन में हम यहाँ पे मार्क्स के बेसिस में बच्चे को जज करते हैं कि बच्चा कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहा है, और ये जो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन होता है इसमें हम बच्चे का देखेंगे कि बच्चे को हम ग्रेड्स यहाँ पे देते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पे बिहेवियरल चेंजेस कितना ला पा रहा है खुद में, हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन में मेजर करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ इवैल्यूएशन के बेसिस पे इसे इवैल्यूएशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 2 पार्ट है, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सेशन के बीच में किया जाता है, जिसमें हम टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि बच्चे को हम उसके बाद टीच कर सकें। जैसे कि क्लास में यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ताकि बच्चे की प्रोग्रेस चेक किया जा सके। इसके अलावा दूसरा टाइप यहाँ पे होता है समेटिव इवैल्यूएशन। ये जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है ये इसलिए होता है ताकि हम ये चेक कर सकें कि बच्चे ने सेशन के एंड में क्या चीज़ अचीव की है। इसमें हम टीच इसलिए करते हैं ताकि लास्ट में एंड में टेस्ट ले सकें। अब हम डिस्कस करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल कुछ ऐसे एड्स को बोलते हैं जो कि हमें किसी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट और किसी डिफ़िकल्ट आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने में, समझने में और कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं लर्नर को इंटरेस्टेड बनाती है और साथ ही साथ उनमें इंटरेस्ट डेवलप करती है और उन्हें क्यूरियस बनाती है किसी नई चीज़ को सीखने के लिए। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल की मदद से बच्चा यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट बनता है। अब चलिए ये जरा डिस्कस करते हैं, ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑडियो एड्स, जो कि ऑडियो की मदद से हम लोगों को टीचिंग में मदद करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर और लिंगुआ फोन। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो कि है विजुअल एड्स, जो कि हमें देख के किसी चीज को समझने में मदद करती हैं, जैसे कि चार्ट पेपर, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड और मैप या फिर आप कह लीजिए मॉडल्स। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो कि है ऑडियो विजुअल एड्स। कुछ ऐसे एड्स होते हैं जिनमें हम देख भी पाते हैं और साथ ही साथ उनमें से आवाज़ भी आ रही होती है, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर यानी कि पीपीटी जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम रेमेडियल टीचिंग की बात कर लें, रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा शिक्षण होता है जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद किया जाता है, ताकि बच्चे की जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उनके लिए अलग से क्लास दी जाए और बच्चे की प्रॉब्लमेटिक एरिया को दूर किया जाए। अब चलिए हम सभी टीचिंग मेथड और सभी टीचिंग अप्रोचेस को एक बार फटाफट डिस्कस कर लें। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसे हम आर्मी मेथड या फिर ओरल मेथड के नाम से जानते हैं। इसे आर्मी मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेथड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए डेवलप की गई थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैबिट फॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाता है। अब चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें। यहाँ पे बोल रखा है कि इस मेथड को समझाने के लिए हम ऑडियो विजुअल एड्स की मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाता है और इसमें कोई मदर टंग का यूज़ नहीं होता। अगर हम टीचिंग मेथड देखें तो यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश यानी कि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ की जाती है। इसके अलावा टीचिंग मेथड के अंदर हम लिसनिंग और स्पीकिंग को फोकस करते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें। अभी हमने ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड भी डिस्कस कर लिया था, तो इसको भी मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। और साथ ही साथ हमने बाइलिंगुअल मेथड भी डिस्कस किया हुआ है। अभी हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, जिसे डॉक्टर एमपी वेस्ट द्वारा डेवलप किया गया था। इस मेथड को हम रीडिंग एंड टेक्स्ट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर सबसे ज़्यादा रीडिंग हैबिट डेवलप कराने में फोकस किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे बोला जाता है कि हम लोगों को बुक रीडिंग की एक्सेसिव प्रैक्टिस बच्चे को करानी चाहिए। इसके अंदर हम लोगों को ये बताया गया था कि हम कंट्रोल तरीके से 5000 वर्ड्स की वोकैबुलरी रीडिंग के टाइम में बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसे हम CLT के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर मेन फोकस कम्युनिकेशन पे किया जाता है। ये एक लर्नर सेंटर अप्रोच माना जाता है, जिसमें जो बच्चा होता है वो केंद्रित होता है और बच्चे के हिसाब से यहाँ पे टीचिंग कराई जाती है। ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये सोशली एक्सेप्टेबल है और कहीं ना कहीं एक अप्रोप्रिएट तरीका माना जाता है टीचिंग का, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हमें कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें इंटरैक्टिव क्लासरूम देखने को मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन, जो कि है स्टूडेंट आर पैसिव इन। स्टूडेंट कौन से मेथड में यहाँ पे पैसिव होता है? इसका आंसर है लेक्चर मेथड, क्योंकि लेक्चर मेथड में टीचर यहाँ पे अपने लेक्चर दे रही होती है और बच्चा चुपचाप उन्हें सुन रहा होता है और उन्हें समझ रहा होता है। अब चलिए हम कुछ अप्रोचेस डिस्कस करें जो कि इंग्लिश टीचिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला अप्रोच है स्ट्रक्चरल अप्रोच, जिसमें हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और साथ ही साथ स्ट्रक्चर को बनाते हुए हम चीज़ों को सिलेक्ट और ग्रेड करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंदर हम सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ में करते हैं, तो हम कहेंगे सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन पे। और यहाँ पे बोला गया है हम लोग वर्ड्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनका एक मीनिंग यहाँ पे कन्वे हो सके। जैसे यहाँ पे 3 अलग अलग सेंटेंस लिखे गए हैं, तीनों में सेम तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम तीनों सेंटेंस यहाँ पे रीड करते हैं तो तीनों अलग अलग मीनिंग यहाँ पे कन्वे करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल अप्रोच सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन पे फोकस करता है। इसके जरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसे हम न्यू अप्रोच या फिर ओरल अप्रोच के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल बता रखा है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्पीच पे ध्यान देते हैं, ना कि
राइटिंग पे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न बनाने में। और एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को अगर हम देखें तो स्कूलिंग के टाइम में वो 275 बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाता है, और जब तक उसकी वोकैबुलरी कंप्लीट डेवलप होती है तो वर्ड्स यहाँ पे 3000 तक समझ चुका होता है। अब चलिए जरा डिस्कस करते हैं सिचुएशनल अप्रोच। यहाँ पे हमें बता रखा है ये जो अप्रोच है ये 1930 से 1950 के बीच में डिस्कवर हुई थी ब्रिटिश में। इसे हम ओरल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इसमें मेन फोकस हमारा स्पीच पे किया जाता है, और यहाँ पे दो मेन एरिया पे ध्यान दिया जाता है, एक तो ग्रामर कंट्रोल पे और एक वोकैबुलरी कंट्रोल पे। यानी कि ग्रामर और वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब चलिए जरा इसके कैरेक्टर डिस्कस करें। यहाँ पे बता रखा है इस मेथड के अंदर, इस अप्रोच के अंदर मेन जो फोकस है वो हम लैंग्वेज की प्रैक्टिस पे करते हैं, और एक सिचुएशन ऐसा प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बच्चा मीनिंगफुल तरीके से किसी चीज़ को लर्न कर पाए। और यहाँ लैंग्वेज लर्निंग का बेसिक हैबिट हम फॉर्म करते हैं, और एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण बच्चे को देते हैं ताकि बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग हो सके। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन बी लर्न ओनली इन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे बच्चा लिंग्विस्टिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दोनों में ही लैंग्वेज की मीनिंग, वर्ड की मीनिंग समझ रहा होता है। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच जो है हमें स्टेफन क्रैशन और ट्रेसी ट्रिल ने हमें डेवलप की थी। और ये जो हमें स्टेफन क्रैशन है, इन्होंने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की भी थ्योरी दी है, जिसके अंदर हमें 5 अलग अलग हाइपोथेसिस दिए हैं, जिसमें हमें ये बताया गया है कि हम किसी सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। और ये जो नेचुरल अप्रोच है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पे बोला जाता है कि हम अगर नेचुरल वे में किसी लैंग्वेज को सिखाएं तो बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकता है। और यहाँ पे मेन फोकस जो है वो कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप पे किया जाता है। अब चलिए इसके ज़रा कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें। पहला कैरेक्टर है इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर लैंग्वेज एंड इमर्ज नेचुरली। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम देखें तो ये जो नेचुरल अप्रोच से अगर हम टीचिंग करते हैं तो कई टाइम इसमें लग सकता है किसी लैंग्वेज को इमर्ज कराने में। ये एक तरीके से स्लो प्रोसेस है, और इस अप्रोच के अंदर यहाँ पे हम वोकैबुलरी और साथ ही साथ बच्चे के इनपुट में भी हम एक्सपोजर देते हैं, और यहाँ पे बच्चे को मोटिवेट करते हैं। एक ऐसा सिचुएशन देते हैं जहाँ पे बच्चा मोटिवेट हो, साथ ही साथ कम्युनिकेशन पे भी हम ध्यान देते हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें इक्लेक्टिक अप्रोच, जिसके अंदर टीचर कोई सिंगल मेथड यूज नहीं करती। टीचर यहाँ पे अपने स्टूडेंट के ट्रस्ट एरिया और साथ ही साथ डिफिकल्टी एरिया को देखते हुए टीचर यहाँ पे अलग अलग टेक्निक को सिलेक्ट करती है। ये एक अप्रोच है, ना कि एक मेथड। इसके अंदर हम फ्लेक्सिबल तरीके से टीचिंग कर सकते हैं, और जो सिचुएशन बच्चों के लिए अच्छी होती है उसको यहाँ पे अडाप्ट कर लिया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा मैंने पर्यावरण अध्ययन की भी कंप्लीट सीरीज आप लोगों के साथ अपलोड की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।